चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं विजय सेमवाल आज से आप लोगों के बीच में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति भी लेटेस्ट जारी हुई है उसको लेकर के हम डेली क्या करेंगे कि हिंदी हुई, उत्तराखंड हुआ और जीके जीएस हुआ, उसको लेकर के हम लोग डेली लाइव क्लासेस अब आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पहले तो आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन आते रहिए हैं। और मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है वो भी बता देना आप लोग। जुड़ते रहिए आप लोग। जुड़ते रहो। फिर मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। खासकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं और जो कन्या सहायक वाले हैं। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि आज से हम लोग क्या करेंगे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या कन्या सहायक के जो फॉर्म आपके बीच में आए हैं उसको लेकर के यूट्यूब में कंटिन्यूअसली हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेस डेली लाइव चलेंगी। और इसके अलावा जो हमारे पास फिलहाल संस्थान की ओर से आप लोगों के लिए, ये तो खैर उत्तराखंड के इतिहास को लेकर के चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास फर्स्ट होगी, ऐसे ही रेगुलर क्लासेस चलेंगी। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि 11 नवंबर से, है ना, 11 नवंबर से हम लोग एक स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। ठीक है। और ये कांस्टेबल का जो बैच शुरू होगा ये 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। अभी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो आप इस बैच को लेकर के इंस्टीट्यूट में पता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा जिसकी डेट हमको जून के माह में दी गई है, उसको लेकर के हमने जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च करनी है। और टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो भी 11 नवंबर से ही की जाएगी। तो दो इंफॉर्मेशन बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक तो मैंने कहा कि कांस्टेबल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख से। ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। आप जिस मोड में पढ़ना चाहो उस मोड में आप पढ़ाई कर सकते हो। टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को भी हम लोग 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो लेक्चरर का स्क्रीनिंग बैच है वो भी रनिंग में है। आप इस बैच को भी, जो भी स्क्रीनिंग वाले हैं या बीएड वाले हैं या जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो इस स्क्रीनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डिस्कस या आधारित रहेगा उत्तराखंड की हिस्ट्री पर। अब देखो कि उत्तराखंड की जो ग्रुप सी का सिलेबस है उस सिलेबस में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास उत्तराखंड की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव ही उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री पर डिस्कस करें। और हिस्ट्री को हम पढ़ना किस तरीके से, हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से, पहले तो इसकी बेसमेंट समझ लेते हैं। अब उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को हम बेसिकली जब पढ़ने का काम करते हैं तो हमारे पास जो जानकारी इस उत्तराखंड की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के मिलती है वो जानकारी बेसिकली दो माध्यमों से प्राप्त होगी। जो दो माध्यम हम लोगों तक पहुंचते हैं जानकारी को लेकर के, उसमें से एक सोर्स आता है जिस सोर्स को हम लोग पुरातात्विक स्रोत के नाम से पुकारते हैं। यानी पुरातत्व से संबंधित जानकारी भी उत्तराखंड की हिस्ट्री की जानकारी देता है।
और दूसरा जो हमारे पास जानकारी का सोर्स इंपॉर्टेंट रूप से मिलता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके साहित्य के फील्ड से। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो पूरी प्रॉपर हिस्ट्री हम लोगों तक मिलती है, उस हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पुरातत्व से जुड़ा हुआ, और इसी तरीके से हमारे पास जो जानकारी का दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स देखने को मिलता है वो रिलेटेड हमारे साहित्यों से। तो साहित्यों में किस तरीके से उत्तराखंड की हिस्ट्री मिलती है या कैसे कैसे करके हमने पुरातत्व के माध्यम से जानकारी कलेक्ट करी है, इन बेसिकली दो सोर्सों पर हम उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास में जुड़ते भी चले। अब मैंने कहा कि हिस्ट्री को पढ़ने के जो आयाम है उसमें से एक पैटर्न या आयाम तो मैंने रखा कि पुरातत्व होगा, और पुरातत्व के अलावा हमारे पास साहित्य का पार्ट रहेगा। लेकिन चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इस प्रॉपर उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को कालखंड के हिसाब से बांटा हुआ है कि भाई हमारे समय के हिसाब से हमने उत्तराखंड की कैसे कैसे हिस्ट्री को पढ़ना है, तो आसानी हो या सहायता हमारी हिस्ट्री को जानने को लेकर के हो, उसको लेकर के हमने क्या करा कि प्रॉपर हिस्ट्री को कालखंड के अनुसार क्या करा है, 3 पार्ट्सों में डिवाइड करा। अब जिस कालखंड को हम लोग बेस में रखने का काम करते हैं उस कालखंड के हिसाब से अगर देखें तो उत्तराखंड को हमने 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन में बांटने का काम करा। एक वो टाइम पीरियड जिसको हम हिस्ट्री के कंसेप्ट में प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसकी स्टडी करेंगे तो यहाँ के माध्यम से भी या इस पार्ट के अंदर से भी हमको उत्तराखंड की जो हिस्टोरिकल जानकारी है वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक सेक्शन ही रहेगा। दूसरा सेक्शन जो आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री को लेकर के मिलता है उसमें दूसरा पार्ट आता है आदि ऐतिहासिक काल। यानी हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में एक बेसमेंट रखेंगे जिस बेसमेंट को हम लोग आदि ऐतिहासिक नाम देते हैं। और तीसरा पार्ट जिसके माध्यम से हम उत्तराखंड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान सकते हैं उसको कालखंड के हिसाब से हमने क्या करा है, ऐतिहासिक वाली श्रेणी में शामिल करा है। यानी हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की प्रॉपर हिस्ट्री को कालखंड के हिसाब से कैसे कैसे बांटा हुआ है। तो मैंने कहा कि एक तो कालखंड के हिसाब से हमने प्रागैतिहासिक काल रखा हुआ है, प्रागैतिहासिक के अलावा हमको आदि ऐतिहासिक के माध्यम से उत्तराखंड की जानकारी इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। और फिर तीसरा एक कालखंड हम लोगों के बीच में है जिसका टाइटल रहता है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को पढ़ने के बाद हमको उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उसके पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपने अधिकांश समय जब भी हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो किसी भी, चाहे भारत की हिस्ट्री हो चाहे विश्व की हिस्ट्री हो, तो उस हिस्ट्री को पढ़ते समय आपको 3 पैरामीटर्स तो मिले होंगे। जिसमें जैसे मैं एक बात करूं कि भाई आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है तो इंडिया की हिस्ट्री में आपको 3 कालखंड मिलते हैं, उनमें से एक प्राचीन काल आता है या प्राचीन इतिहास कहते हैं जिसको, एक दूसरा पार्ट आता है उसको आप मध्य इतिहास के नाम से पुकारते हो या मध्यकालीन इतिहास पुकारते हो, और तीसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग आधुनिक इतिहास का नाम देते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करा होगा, इन 3 प्रकार के सेक्शन में हिस्ट्री को पढ़ा होगा। लेकिन उत्तराखंड में मैंने कहा कि प्राग ऐतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक है। मैंने इन चीजों को क्यों नहीं पुटअप किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाला जो कालखंड है इस कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक वाले सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी जब मैं क्या करूंगा, मैं जब ऐतिहासिक वाले सेक्शन को डिस्कस करूंगा तो इस ऐतिहासिक वाले का जो पहला आधार रहेगा वो प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास होगा। समय के साथ साथ हम क्या करेंगे कि प्राचीन इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा करके दूसरा जो सेक्शन मिलता है उसको मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास कहते हैं। और जब मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास को हम लोग कवर कर लेंगे तो फिर हम तीसरे ऐसे पार्ट पर चलेंगे जिसका टाइटल रहता है आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। यानी सिंपल सी चीजें हैं, पूरी उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है इस हिस्ट्री को मैं क्या करूंगा, पहले तो बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जैसे प्रागैतिहासिक काल हुआ, आदि ऐतिहासिक काल हुआ, फिर तीसरा ऐतिहासिक काल होगा। फिर हम क्या करेंगे कि जब ऐतिहासिक को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको यानी प्रागैतिहासिक को पढ़ेंगे, फिर आदि ऐतिहासिक को पढ़ेंगे। तो इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे ऐतिहासिक में, जिसमें पहला सेक्शन डिस्कस किया जाएगा प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास। जब ये समाप्त होगा तो हम लोग चलेंगे मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास पर, और फिर तीसरे सेक्शन को डिस्कस करेंगे जिसका आधार होगा आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। लेकिन अब फिर सवाल ये उठ जाता है कि हम प्राचीन उत्तराखंड में क्या पढ़ें, मध्यकालीन उत्तराखंड में क्या पढ़ें, आधुनिक उत्तराखंड में क्या पढ़ें, आदि ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ें और प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है। मेन क्वेश्चन तो यहीं से पुट अप हो जाता है। तो आप बड़ा बड़ा ये देख करके चलना या ये सुनते हुए चलना कि जब हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं
तो इस टाइम को जब भी पढ़ा जाता है तो इसके अंदर से उत्तराखंड में कुछ एविडेंस हम लोगों तक मिलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग साक्ष्य कहते हैं। तो कुछ ऐसे साक्ष्य हम लोगों के पास आते हैं यहाँ के बीच से, जिसमें हम लोग शैल चित्रों का अध्ययन करते हैं। शैल चित्र यानी जो आदिमानवों की गुफाओं में करी गई गतिविधियां थी, फिर चाहे वो गतिविधियां चित्रों को बनाने के माध्यम से करी गई हो, उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। शैल चित्रों के अलावा कुछ ऐसे औजार हम लोगों को मिले हैं, कुछ ऐसे मृदभांड हमको मिले हैं जो कहीं ना कहीं इस प्राग ऐतिहासिक काल की स्थिति को दर्शाने का काम करता है। तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि शैल चित्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग चलेंगे अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के क्षेत्र में हमको एक गुफा मिलती है जिस गुफा का नाम है लाखोडियार। उस गुफा के अंदर जाकर के हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आदिमानवों के माध्यम से यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियां समय के साथ कर रखी होगी। ऐसे हम लोग चमोली में चलेंगे तो चमोली में आपको एक गुफा मिलेगी जिस गुफा का नाम है गोरखेड़िया। ऐसी कई सारी गुफाएं हैं जिन गुफाओं के माध्यम से हमको प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सारी की सारी चीजें कहां पर डिस्कस करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल में। फिर इस प्राग ऐतिहासिक काल से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दूसरा आधार होगा पढ़ने का आदि ऐतिहासिक काल। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से इस कालखंड को डिस्क्राइब करेंगे, तो हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो आदिमानव थे वो बर्बर किस्म के थे, सभ्य नहीं हुए थे। और बर्बर किस्म के थे तो वो गुफाओं में अपना जीवन यापन करते या तो पेड़ों के ऊपर रहते, है ना। तो वो जब समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने बौद्धिक या अपनी बुद्धि का विकास करते हुए आगे बढ़े, तो समय के साथ उसने लिपि का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। लिपियां सामने आई तो लिखना स्टार्ट हुआ प्रॉपर तरीके से। लिपियों के आविष्कार के कारण जो लिखा हुआ था उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। तो टोटल मिलाकर के जो आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे वो ये होंगी कि कई प्रकार के जो ग्रंथ समय के साथ साथ लिखे गए, उन ग्रंथों में उत्तराखंड की जानकारी किस माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है, तो वो सारी की सारी जो डिटेल है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो पहला तो होगा प्रागैतिहासिक काल और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। अब ग्रंथों की स्टडी करेंगे, मैंने कहा आदि ऐतिहासिक काल में। अब ग्रंथ कौन कौन से, तो जैसे हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद भी, ये जो ऋग्वेद है इसकी विशेषता ये है कि उत्तराखंड नाम का जो ये क्षेत्र है इसकी अगर सबसे प्राचीन जानकारी किसी ग्रंथ से प्राप्त होती है तो वो आपका ऋग्वेद है। कई बार आयोग यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बताओ कि उत्तराखंड की जानकारी इनमें से किस ग्रंथ से सबसे पहले मिलती है, तो फिर जवाब आता है क्या, ऋग्वेद। कई क्वेश्चन यहां से पुटअप किए जाते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम पेपर में क्या होता है कि प्रश्न पूछता है कि बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो जितने भी प्रश्न आपके पुटअप किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके आदि ऐतिहासिक काल से जुड़े हैं। ठीक है, आप लोग लाइव भी जुड़ते हुए चलना और शेयर भी करते हुए चलना चीजों को। शेयर करते हुए चलना आप लोग हैं। चलो, तो आदि ऐतिहासिक काल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब इस टाइम पीरियड को डिस्कस कर लेंगे आदि ऐतिहासिक वाले को, तो हम क्या करेंगे कि एक तीसरे कालखंड में एंट्री कर लेंगे। इस कालखंड का नाम है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में क्या काम होगा, यहां तक आते आते जो मानव है वो बौद्धिक विकास को आगे बढ़ा चुका होगा और प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना जीवन यापन कर चुका होगा, ये कर रहा होगा। इस कालखंड में हमको क्या मिलेगा कि जो भी घटनाएं होंगी उस घटना के होने का आपको एक टाइम दिया जाएगा कि भाई अगर कालसी में शिलालेख स्थापित हो रहा है तो हमको बता दिया जाएगा कि कालसी का शिलालेख इस टाइम पीरियड में स्थापित हुआ था। यानी कुल मिलाकर के कहूं कि ऐतिहासिक काल को जब पढ़ेंगे तो यहां पर घटना कब हुई, करने वाला कौन है, ये सारी की सारी डिटेल हम लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। जिसमें मैंने कहा कि हम क्या करेंगे कि प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास पर आएंगे, मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास पर आएंगे और आएंगे आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास पर। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो उत्तराखंड है इसके अंदर हम लोग स्टडी कौन कौन सी करेंगे या किन किन चीजों की स्टडी करते हुए देखेंगे। तो जब हम प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास को उठाते हैं तो उत्तराखंड के प्राचीन काल में हमको कुछ राजवंशों को पढ़ना होता है, ठीक। और जिस राजवंश को हम सबसे पहले यहां पर डिस्कस करेंगे उसमें पहला नाम आता है कुडिंदों का।
यानी उत्तराखंड में कुड़िंद एक नाम का राजवंश आएगा और इस राजवंश के माध्यम से कुछ समय काल तक हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इन्होंने अपनी शासन सत्ता पहाड़ के क्षेत्र पर करी। यहां से जो चीजें निकल करके आती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे बीच में आएगा उस व्यक्ति को कुड़िंदों के इतिहास में नाम दिया जाएगा अमोघभूति। कई बार आपका आयोग अमोघभूति नाम के इस कैरेक्टर पर प्रश्न पूछता है। तो वो सारी की सारी डिटेल हम जिस राजवंश को लेकर के पढ़ेंगे उसमें पहला नाम आएगा कुड़िंदों का। कुड़िंदों के बाद हम लोगों को उत्तराखंड के क्षेत्र में कुछ ऐसे राजवंश देखने को मिलते हैं जिन राजवंशों में एक नाम आता है मौर्य। हालांकि मौर्य राजवंश का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मौर्य राजवंश जब भारत में शासन कर रहा था तो उसके अधीन ही उत्तराखंड में कुड़िंद लोग थे। लेकिन थोड़ा सा कहानी को सरल बनाने के लिए मैंने इसी कुड़िंद राजवंश के बाद मौर्यों का नाम लिख दिया। अब मौर्यों के बाद यानी जब मौर्य वंश के साक्ष्य हम लोग उत्तराखंड में पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे कि उत्तराखंड की एक विशेष प्रकार की सत्ता की जानकारी यहां से देखते हैं जिसका टाइटल रहता है शुंग राजवंश। यानी पहले पढ़ेंगे कुड़िंद, फिर पढ़ेंगे मौर्य और मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे शुंगों का इतिहास कि कैसे कैसे करके शुंग राजवंश के जो शासक थे उन्होंने उत्तराखंड पर अपनी सत्ता चलाई होगी, है ना। शुंगों के बाद अगर देखें तो उत्तराखंड के क्षेत्र में राज करने वाली जो शासन सत्ता आई थी उस शासन सत्ता का नाम था शक। सीक्वेंस में भी याद रखना है क्योंकि आयोग आपसे इस सीक्वेंस पर प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले कुड़िंद है, फिर मौर्य है, फिर शुंग है, फिर शक है। इसी सीरीज में आगे बढ़े तो हमको एक राजवंश मिलेगा, इस राजवंश का नाम होगा कुषाण वंश। जब हम कुषाणों की बात करते हैं, शकों की बात करते हैं, तो शकों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सूर्य मंदिरों की बात करते हैं। उत्तराखंड में कई सारे सूर्य मंदिर हैं और सूर्य मंदिरों की स्थापना ये दर्शाने का काम करती है कि उत्तराखंड के इस क्षेत्र में कभी न कभी शकों की राजपाट की सत्ता रही होगी। तो जो एविडेंस आपके सूर्य मंदिर है वो बताते हैं शकों की सत्ता के प्रमाण। लेकिन जब हम बात करते हैं कुषाण राजवंश की तो कुषाणों की सत्ता के उत्तराखंड में जो प्रमाण मिलेंगे वो प्रमाण इस राजवंश के जो राजा हुए उन्होंने कुछ विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए। वो सिक्के उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से हम लोगों तक मिलते हैं, या हमने पाए हैं या आपकी पुरातत्व विभाग की टीम को मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुषाणों की जो सत्ता है ये सत्ता कभी ना कभी उत्तराखंड में स्थापित रही होगी। जब हम कुषाणों की सत्ता को डिस्कस कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार का राजवंश उत्तराखंड में पढ़ते हैं जिस राजवंश का नाम है योधे राजवंश। हालांकि योधे नाम का जो राजवंश है इस राजवंश के लिए एक दूसरा शब्द भी प्रयोग किया जाता है जिस शब्द को हम लोग युगशैल के नाम से पुकारते हैं। किसी किसी किताब में जो है योधे और युगशैल नाम के इन दो राजवंशों को अलग करा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो योधे राजवंश है इसी योधे राजवंश का नाम युगशैल राजवंश भी बताया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि कुषाणों के बाद जो राजवंश यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो युगशैल रहेगा या जिसको आप योधे के नाम से पुकार रहे हो। फिर हम क्या करेंगे कि जो योधे राजवंश है या युगशैल नाम का राजवंश है जब इसकी स्टडी कर लेंगे, इसको कंप्लीटली पढ़ लेंगे, तो हम क्या करेंगे एक नवीन राजवंश उत्तराखंड में स्थापित कर देंगे। इस राजवंश का नाम होगा नाग राजवंश। ठीक, नागों की सत्ता को जब डिस्कस कर लेंगे तो नागों की सत्ता के बाद हम लोग उत्तराखंड में एक राजवंश स्थापित करवा देंगे। इस राजवंश का नाम होगा पौरव वंश। और पौरव वंश के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक नया राजवंश उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थापित करवा देते हैं। इस राजवंश का नाम रहेगा कार्तिकेयपुर राजवंश। अब इन राजवंशों से पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। तो मैंने कहा कि जब योधे को युगशैल को पढ़ लेंगे तो हमारे पास एक सत्ता स्थापित कर दी जाएगी जिसका नाम होगा नागवंश। अब नागों की सत्ता के कुछ प्रमाण हम लोगों तक जो मिलते हैं उन प्रमाणों में कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं, जैसे आप बेरीनाग की बात करो, है ना। तो लोकेशंस भी कुछ ऐसे उत्तराखंड में स्थापित है जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं या जहां से हमको ऐसे संकेत मिलते हैं कि कभी ना कभी इस क्षेत्र में आपको नागों की सत्ता मिलती होगी या रही होगी। लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं कि लोकेशन के आधार पर ही हमको ये पता चले कि नागों की सत्ता यहाँ पर कभी ना कभी होगी। इसके अलावा भी कई सारे एविडेंस है। जैसे आप गोपेश्वर जाओ तो गोपेश्वर में आपको गोपीनाथ नाम का एक मंदिर मिलता है। उस मंदिर में आपको एक त्रिशूल स्तंभ मिलेगा जिसमें नाग राजाओं के नाम अंकित किए गए हैं। और न सिर्फ आपको गोपीनाथ के मंदिर से जानकारी मिलती है, ये इस प्रकार का त्रिशूल मिलता है जिस पर लेख लिखे हुए हैं, बल्कि आप बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी चलो तो बाड़ाहाट के क्षेत्र से भी हमको शक्ति मंदिर के क्षेत्र से कुछ नाग राजाओं के जो नाम है वो शक्ति स्तंभ से प्राप्त हुए हैं। तो हम उन मंदिरों में जाकर के उनके जो त्रिशूल स्तंभ है उनका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कहां से एग्जाम पेपर में आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
फिर हमारे पास दूसरी जो सत्ता स्थापित होती हुई देखी जाएगी, इस सत्ता का नाम होगा पौरवंश। पौरवों की जो सत्ता है, इस पौरवों की सत्ता को जब डिस्कस करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि यहां से आपको एक ताम्रपत्र पढ़ना होता है, जिस ताम्रपत्र का नाम है तालेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तालेश्वर नाम की इस ताम्रपत्र की विशेषता होगी कि इस ताम्रपत्र को जब पढ़ा गया, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है इसमें, तो इस ताम्रपत्र से हमको पौरवों की सत्ता के एविडेंस मिले हैं। और एविडेंस भी कौन से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से जो निकल करके आती है वो ये है कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहला राजवंश पौरव ही था जिन्होंने प्रशासन की ओर ध्यान दिया। जैसे कुड़िंदा है, तो कुड़िंदों ने इस प्रशासन की ओर या प्रशासन के क्षेत्र की ओर उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपनी राजनीति का विस्तार किया, इसलिए उत्तराखंड के इतिहास का ये पहला राजनीतिक राजवंश कहलाया। ऐसे ही जब पौरवों की सत्ता उत्तराखंड में आएगी तो वो प्रशासन पर ध्यान देंगे, और प्रशासन पर ध्यान देने वाला ये पहला ही राजवंश था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास का पहला जो प्रशासनिक राजवंश है वो राजवंश आपका कौन सा, पौरव रहेगा। इस सत्ता को जब समाप्त कर देंगे तो हम क्या करेंगे कि एक और राजवंश सत्ता पर स्थापित कर देंगे। इस राजवंश का नाम होगा कार्तिकेयपुर। जब कार्तिकेयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो कार्तिकेयपुर के राजवंश के जो साक्ष्य हैं वो हमको अलग अलग जगहों से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग जगहों से प्राप्त होने वाले साक्ष्य हैं उनमें से आपका जो बागेश्वर का क्षेत्र है, यहां से भी आपको कुछ एविडेंस प्राप्त होते हैं। ऐसे हमारे पास कंडारा नाम का क्षेत्र है, यहां से एविडेंस प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही हमारे पास चमोली के क्षेत्र में पांडुकेश्वर नाम का पड़ाव है, यहां से आपको साक्ष्य मिल जाते हैं इस राजवंश के, जिसका नाम है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हो या बागेश्वर शिलालेख या पांडुकेश्वर के अलावा कंडारा हो, ये जानकारी देते हैं कार्तिकेयपुर के नाम से। और कार्तिकेयपुर नाम के राजवंश को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा शब्द भी प्रयोग किया जाएगा जिसका नाम होगा करवीरपुर। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ हम कर क्या रहे हैं कि हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे कैसे, उसका एक बेसमेंट डाल रहे हैं, जिसमें मैंने प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में कुछ इस प्रकार के विशेष राजवंशों को सामने रख दिया है। मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं कि प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। लाइव भी चलते रहना आप लोग, ठीक है। रीना सिंधुहाल, गुड इवनिंग। लाइव भी आप लोग चलते रहना और शेयर भी करते रहना इसको, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा लेता हूं आपको। तो प्राचीन उत्तराखंड में जो पहले मेन राजवंश है, इसके बीच में छोटे छोटे राजवंश कई सारे मिलेंगे। तो उसमें से कुड़िंद आएगा, मौर्य आएगा, सुंग आएगा, शक आएगा, कुषाण आएगा, योधे आएगा, नागों की सत्ता पढ़ेंगे, पौरवों की सत्ता पढ़ेंगे, और इसी सीक्वेंस में हम लोग कार्तिकेयपुर राजवंश पर स्टडी करेंगे। ये तो था कौन सा पार्ट, ये तो था आपका प्राचीन उत्तराखंड जो हमने पढ़ना है। फिर हम क्या करेंगे कि जब प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे तो उत्तराखंड के इतिहास का जो मध्यकालीन पार्ट है, इस मध्यकालीन पार्ट पर एंट्री करेंगे। अब इस मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में कौन कौन सी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम जिस राजवंश को यहां पर स्टडी करेंगे उसका टाइटल होगा कत्यूरी राजवंश। अब देखो कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश की सत्ता हमने स्थापित करी थी प्राचीन वाले इतिहास में, तो ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा थे, इन्होंने जब अपनी राजधानी कत्यूर घाटी के क्षेत्र में ट्रांसफर करी तो फिर इतिहासकारों ने इसी राजवंश को कत्यूरी कह दिया। और कत्यूरी शब्द का पहली बार जो यूज करने वाले या नाम का यूज करने वाले व्यक्ति थे वो एटकिंसन थे, कई बार पेपरों में आता है। तो मैं क्या करूंगा कि इस राजवंश की स्टडी करवाऊंगा जब मध्यकालीन उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। कत्यूरी शासन को जब हम समाप्त कर देंगे तो हम इस मध्यकालीन उत्तराखंड की हिस्ट्री में दूसरा जो नया राजवंश स्थापित कर देंगे, इस राजवंश का नाम होगा चंद राजवंश। लेकिन चंदों की हिस्ट्री कैसी होगी उसको लेकर के जो भी चर्चाएं हैं वो हम समय के साथ पढ़ेंगे। जो चंदों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको हम ये लेकर के चल सकते हैं कि चंदों की हिस्ट्री का मतलब है प्रॉपर कुमाऊं का इतिहास पढ़ना। तो जब हम चंदों का इतिहास पढ़ते हैं तो ये हम मान करके चल सकते हैं कि हम कुमाऊं की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जब चंदों की हिस्ट्री को देखा जाता है तो चंदों की हिस्ट्री में हमको कई सारे किलों की स्थापना की जानकारी और कई सारे एक विशेष राजा जो है उन राजाओं का इतिहास मिलेगा, जहां अंत में जाकर के हमको ये सूचना मिलेगी कि जो चंदों का अंतिम राजा महेंद्र चंद होगा उसको गोरखों के माध्यम से परास्त कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पर एक नवीन राजवंश गोरखों के माध्यम से स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम चंदों को पढ़ेंगे तो चंदों को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पंवारों की सत्ता है,
इस पंवार वंश को उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में स्थापित कर देंगे। जैसे कुमाऊं की हिस्ट्री पढ़ो तो चंदों को पढ़ना होगा, लेकिन गढ़वाल की हिस्ट्री पढ़नी है तो प्रॉपर तरीके से हमको पंवार वंश की सत्ता स्थापित करनी होगी। यानी कुल मिलाकर के हम मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में एक तो पढ़ेंगे कत्यूरी राजवंश, दूसरा पढ़ेंगे चंद राजवंश और तीसरा पढ़ेंगे पंवार राजवंश। इन 3 राजवंशों को खासकर हम जिस टाइम पीरियड में बांटने का काम करते हैं वो आपका टाइम पीरियड मध्यकालीन उत्तराखंड। अब जब ये पंवारों की हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर देंगे तो हम क्या करेंगे कि उत्तराखंड के उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आ जाएंगे जो आपकी उत्तराखंड की आधुनिकता के इतिहास को दर्शाएगा। यानी उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास पर आ जाएंगे। और उत्तराखंड का जब आधुनिक इतिहास पढ़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सत्ता पर स्थापित कर देंगे गोरखों को। गोरखों की सत्ता जो उत्तराखंड में स्थापित होगी वो स्थापित होगी चंदों को हरा करके और पंवार वंश के राजाओं को हरा करके। तो एक टाइम पीरियड उत्तराखंड की हिस्ट्री में ऐसा आएगा कि यहाँ गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक हर जगह पर आपको उत्तराखंड के क्षेत्र में गोरखों का राजपाट देखने को मिल जाएगा। और जब गोरखों की सत्ता को हम लोग पढ़ लेंगे तो इस उत्तराखंड के इतिहास में एक और विशेष प्रकार का टॉपिक डिस्कस होगा, जो टॉपिक आधारित होगा टिहरी रियासत पर। वही टिहरी रियासत जो रियासत आज जलमग्न हो चुकी है टिहरी डैम के बनने के कारण, जहां सुदर्शन शाह जैसे व्यक्ति आएंगे, भवानी शाह प्रताप शाह जैसे राजा आएंगे, तो प्रॉपर तरीके से वो टिहरी रियासत का जो इतिहास होगा वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा गोरखों की हिस्ट्री के बाद। जब मैं गोरखों और टिहरी की इतिहास को पढ़ा दूंगा तो मैं क्या करूंगा कि आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आधारित होगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने उत्तराखंड के क्षेत्र में एक कमिश्नरी, या जिसको मैं कुमाऊं कमिश्नर के नाम से पुकारता हूं पद को, एक व्यवस्था स्थापित करी। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो इतिहास होगा इस कुमाऊं कमिश्नरी के इतिहास को पढ़ेंगे। कुमाऊं में अंग्रेजों की जो शासन सत्ता स्थापित होगी वो लगभग 1815 से स्टार्ट हो जाएगी। और हम क्या करेंगे कि अंग्रेजों का इतिहास उत्तराखंड में कमिश्नर के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे सन 1947 तक। यानी पहले तो गोरखा, फिर टिहरी रियासत और फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को या कुमाऊं कमिश्नरी वाले टॉपिक को हम फिनिश करेंगे तो हम क्या करेंगे कि भारत का जो स्वतंत्रता में आंदोलन है, ये भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इस स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग यानी उत्तराखंड के लोगों का योगदान कैसा रहा, है ना। तो उत्तराखंड का योगदान किस प्रकार से रहा भारत को आजादी दिलाने में, वो सारी की सारी हिस्ट्री हम लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड के योगदान को लेकर के पढ़ेंगे। लेकिन वो पढ़ेंगे कब, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को फिनिश कर देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है कुमाऊं कमिश्नरी का इतिहास। और जैसे ही हम लोग भारत को आजाद करवा देंगे तो हम यहां से एक विशेष प्रकार के टॉपिक पर आएंगे जो राज्य निर्माण की कहानी को बताएगा। यानी राज्य निर्माण का जो आंदोलन है, इस राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के और राज्य निर्माण आंदोलन तक, जब तक उत्तराखंड राज्य का निर्माण नहीं हो जाता 9 नवंबर सन 2000 तक, तब तक हम क्या करेंगे कि उत्तराखंड की हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक बेसमेंट रखा हुआ है आपके सामने कि किस किस तरीके से उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा। एक बार मैं फिर से चीजों को सामने रख देता हूं। तो मैंने कहा कि हम लोग उत्तराखंड के इतिहास को बेसिकली शुरुआत में 3 टाइप से बांटेंगे। हालांकि सोर्सेज के हिसाब से मैंने इसको पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में बांटा, लेकिन कालखंड के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने कहा कि कालखंड के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 कालखंड आएंगे, एक प्राग ऐतिहासिक, एक आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक कालखंड। जहां मैंने कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल में हम साक्ष्य ढूंढने की कोशिश करेंगे, गुफाओं से ढूंढेंगे, मृदभांडों के माध्यम से देखेंगे, औजारों के माध्यम से देखेंगे, शैल चित्रों के माध्यम से देखेंगे, तो सारी के सारे एविडेंस प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। फिर हम आदि ऐतिहासिक की बात कर चुके थे, तो मैंने कहा कि आदि ऐतिहासिक काल में जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रंथों में उत्तराखंड की जानकारी किस तरीके से है। और जब ये आदि ऐतिहासिक काल होगा तो मैंने कहा ऐतिहासिक पढ़ाएंगे, जिसमें प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड को डिस्कस करेंगे। जहां मैंने आपको बताया कि प्राचीन उत्तराखंड को जब पढ़ा जाएगा तो हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के राजवंश हैं। एक है कुणिन, एक है मौर्य, एक है शुंग, शक, कुषाण, योधेय, इसी को युगशैल कहते हैं, नाग, पौरव और कार्तिकीय। ये राजवंश पढ़े जाएंगे किसमें, प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में।
फिर हम क्या करेंगे कि मध्यकालीन उत्तराखंड पर आएंगे, जिस मध्यकालीन उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश और पंवारों का इतिहास देखेंगे। और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास पर लाऊंगा, जिसमें गोरखों को, टिहरी के इतिहास को, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कुमाऊं कमिश्नरी के इतिहास को, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, राज्य निर्माण में जो उत्तराखंड का आंदोलन चला था, तो राज्य को बनाते समय हमने किस प्रकार से अपने योगदान को दिया है या किस प्रकार से हमने अपनी गतिविधियों को संपन्न करा, वो सारी की सारी गतिविधियां राज्य निर्माण आंदोलन में देखेंगे। तो आज मैं आपके सामने जो बेसिकली पहला टॉपिक विशेष रूप से डिस्कस कर रहा हूं वो रहेगा आपका कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप लोग जुड़ते हुए चलें। उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो कि उत्तराखंड का जो प्राग ऐतिहासिक वाला टाइम पीरियड है, इस प्राग ऐतिहासिक वाले टाइम पीरियड में क्या क्या स्थिति है और किस किस प्रकार से एग्जाम पेपर में प्रश्न बन सकते हैं वो देखेंगे जरा। अब सबसे पहले तो एक काम है कि इस प्राग ऐतिहासिक काल की परिभाषा समझ लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको है। बेसिकली भी आयोग ने आबकारी विभाग का जो एग्जाम कराया था तो उसमें एक परिभाषा पूछी हुई थी, है ना। तो परिभाषा जो बेस्ड थी वो प्राग ऐतिहासिक काल पर थी। प्रश्न था कि इतिहास से पूर्व का जो समय है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। तो इतिहास से पूर्व का जो समय है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसी टाइम पीरियड को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और मैंने कहा कि इस प्राग ऐतिहासिक काल के क्षेत्र से या इस प्रकार के कालखंड से हम लोगों को जो जानकारी कलेक्ट करनी है, या तो आप गुफाओं के अंदर से शैल चित्रों को अध्ययन करके करते हैं, या तो मैंने कहा कि आपके पास कुछ ऐसे मृदभांड मिलते हैं जिनका संबंध इस टाइम पीरियड से लगाया जाता है। और ये वो टाइम पीरियड है जब मानव जो था वो बर्बर किस्म का है और अपनी दैनिक गतिविधियां या तो वो गुफाओं में रह करके व्यतीत कर रहा है या तो पेड़ों पर रह करके। तो ये इतिहास से पूर्व का समय है जिसकी जानकारी हम इस प्रकार की गतिविधियों से कलेक्ट करेंगे। बेसिकली आपको ध्यान ही रखना है कि उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र है, ये भूभाग है। उत्तराखंड के इस भूभाग में पहली बार ऐसा माना जाता है कि जो प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य खोजे गए थे वो साक्ष्य हमने सन 1856 में निकाले। अब 1856 की कहानी क्या और क्या क्या चीजें एग्जाम पेपर में आ सकती हैं वो देखना जरा। तो कहते हैं कि उत्तराखंड के इस भूभाग में एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम है चंपावत, ठीक है। और इस चंपावत के क्षेत्र में एक लोकेशन पड़ती है, इस लोकेशन का नाम है देवीधुरा। हम कर क्या रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज कैसे कैसे हुई। और उस खोज में मैंने कहा कि ये क्षेत्र चंपावत का है और इस चंपावत के क्षेत्र में एक पड़ाव है, इस पड़ाव का नाम है देवीधुरा। अब देवीधुरा के क्षेत्र में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम हेनवुड माना जाता है। कहते हैं कि 1856 में हेनवुड नाम का व्यक्ति चंपावत के देवीधुरा पहुंचा और वहां पर जब गया तो इसने क्या करा कि कुछ विशेष प्रकार के कपमार्क्स यहाँ पर खोजे, जिस प्रकार की ओखली का शेप होता है ना, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के साक्ष्य इसने जब खोज निकाले तो हम इसी खोज को उत्तराखंड के इतिहास की पहली प्राग ऐतिहासिक खोज मानते हैं। इस बिहार पर हम ये मान सकते हैं कि हेनवुड नाम का जो कैरेक्टर है, इस हेनवुड नाम के व्यक्ति को उत्तराखंड में हम लोग पुरातत्व का जनक कह करके पुकारते हैं। तो अगर बाय चांस प्रश्न बने कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कौन, तो फिर आपका जवाब हेनवुड। और हेनवुड ने इस प्रकार की खोज कब करी थी, तो समय काल ध्यान रखना सन 1856 में, जहां से कि वो लोकेशन आपकी देवीधुरा, और देवीधुरा नाम की जो लोकेशन है ये किस जिले में पड़ती है, तो जिले का नाम चंपावत आएगा। बेसिकली आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। लेकिन पुरातत्व से संबंधित या प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो भी चीजें हैं उन चीजों को हमने किस किस क्षेत्र से प्राप्त किया है एविडेंस के रूप में। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि कौन कौन से जिले से हमने प्राग ऐतिहासिक जो खोजे हैं उन खोजों को किया। तो अगर मैं कुमाऊं मंडल के क्षेत्र में चलूं तो कुमाऊं मंडल के क्षेत्र में एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम है अल्मोड़ा। हम क्या करेंगे, हम अल्मोड़ा चलेंगे और अल्मोड़ा के क्षेत्र से इस प्रकार के साक्ष्य को खोजेंगे। अब इस अल्मोड़ा के क्षेत्र के अलावा जो जगह हम लोगों तक मिलती है एविडेंसों को लेकर,
उस जगह को देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अल्मोड़ा के अलावा हम लोग चलेंगे उस जिले में जिस जिले का नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में चलेंगे, वहां देखेंगे कि कौन कौन से एविडेंस प्राग ऐतिहासिक काल के प्राप्त हुए हैं। इसी उत्तराखंड के अगर मैं गढ़वाल के क्षेत्र की बात करूं तो गढ़वाल के क्षेत्र में आपको जिला मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट चमोली। तो चमोली के क्षेत्र में जाकर के प्राग ऐतिहासिक साक्ष्यों का हम कलेक्शन करेंगे। चमोली के अलावा हम लोग उत्तरकाशी चलेंगे। उत्तरकाशी के क्षेत्र से जो जो साक्ष्य हमको इस कालखंड के मिलते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम जिस जिले में एंट्री करेंगे वो जिला रहेगा पौड़ी। पौड़ी के अलावा देखें तो हमारे पास हरिद्वार का क्षेत्र है। इस हरिद्वार की लोकेशन से भी हम लोग क्या करेंगे, प्राग ऐतिहासिक साक्ष्यों का कलेक्शन करेंगे। तो हम बेसिकली बड़े बड़े अगर जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी को देखेंगे, चमोली को देखेंगे, अल्मोड़ा को देखेंगे, पिथौरागढ़ में चलेंगे, पौड़ी में चलेंगे और इसी तरीके से हम लोग हरिद्वार पहुंचेंगे। इनमें से भी अगर मैं पहला जो जिला सामने उठा करके आपके बीच में रखूंगा वो जिला रहेगा अल्मोड़ा। कि अल्मोड़ा नाम के जिले से कौन कौन से साक्ष्य हम लोग तक मिले हैं, उन साक्ष्यों से प्रश्न कैसे बन सकते हैं तो समझते हैं। अब देखो कि अल्मोड़ा नाम का जो जिला है, इस अल्मोड़ा जिले में कई सारी लोकेशंस हैं जहां से हमने प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों का कलेक्शन किया। अब उन लोकेशनों में जो अल्मोड़ा के अंदर पड़ती हैं उनमें से कुछ पड़ाव ऐसे हैं जिसमें से एक पड़ाव का नाम है लाखोडियार। पहले तो लाखोडियार को पढ़ेंगे। लाखोडियार के अलावा इसी अल्मोड़ा के क्षेत्र से हमको एक दूसरी लोकेशन पढ़नी है। इस लोकेशन का नाम है फलसीमा। फलसीमा की कंडीशन को समझेंगे। फलसीमा के अलावा हम इसी अल्मोड़ा के क्षेत्र में चल करके एक जगह पर पहुंचेंगे। इस जगह का नाम होगा लोयथाप। ये जितनी भी लोकेशन में लिखा रहा हूं ये सारी की सारी क्या है, ये सब अल्मोड़ा में स्थित है। लोयथाप के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास अल्मोड़ा जिले में एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है पेटशाल। पेटशाल के अलावा देखें तो हमारे पास दूसरी जगह है, इसका नाम है फड़कानौली। इसी तरीके से हमारे पास कई सारी लोकेशंस अल्मोड़ा में है, उनमें से आपका हटवाल है। हटवाल के अलावा देखा जाए तो एक जगह पड़ती है कसार देवी। ये सारी की सारी लोकेशंस जो है वो अल्मोड़ा से जुड़ी। अल्मोड़ा नाम के जिले में और जो जो लोकेशन आपसे एग्जाम को लेकर के पूछी जा सकती हैं उनमें एक पड़ाव आता है। अभी इस बार पीसीएस के एग्जाम पेपर में भी पूछा हुआ है, मल्ला पैनाली करके। इस बार का जो पीसीएस एग्जाम हुआ है उस पीसीएस एग्जाम पेपर में मन्ना पैनाली को लेकर के आपसे प्रश्न पुटअप किया गया है। जुड़ते चले आप लोग हैं। गुड इवनिंग जय। जुड़ते चले और शेयर भी करते हुए चलना चैनल को। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा कि अल्मोड़ा का जो एरिया है, इस अल्मोड़ा नाम के जिले से इन लोकेशनों से विशेष प्रकार के एविडेंस हमको कलेक्ट करने हैं। अब पहला जो पड़ाव मैं आपके बीच में रखूंगा वो पड़ाव है आपका लाखोडियार का। तो समझते हैं कि लाखोडियार का जो क्षेत्र है, इस लाखोडियार से आपको एविडेंस कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। अब ये जो लाखोडियार का क्षेत्र है, इस लाखोडियार की विशेषता को अगर हम देखें तो लाखोडियार का नाम से ये जो पड़ाव है, इस पड़ाव में या इस पड़ाव के समीप से होते हुए एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है सुयाल। एक पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा कि जब लाखोडियार की बात आती है तो लाखोडियार के क्षेत्र के समीप एक नदी फ्लो करती है, इस नदी का नाम है सुयाल। इस क्षेत्र से कहते हैं कि पहली बार जो यहाँ पर जाकर के खोज करने का काम हुआ है एविडेंस के रूप में, वो एविडेंस आपने कलेक्ट किए थे 1968 में। हम इसको ऐसा लेकर के चल सकते हैं कि 1968 के समय काल में जो प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो हमने लाखोडियार के क्षेत्र से खोजे। और जिस व्यक्ति के माध्यम से हमने यहां से एविडेंसों को खोजा उस व्यक्ति का नाम है एमपी जोशी, जिनका पूरा नाम महेश्वर प्रसाद जोशी कहा जाता है। तो जोशी जी ने 1968 में इस क्षेत्र से प्रागैतिहासिक खोजें करी। अब हुआ ये कि जब इस गुफा की बात आती है तो गुफा का जो एक आकार है, ये जो लाखोडियार है, इस गुफा का आकार या शेप ऐसा है जैसे नागफनी दिखता है, लगभग नागफनी के आकार का है। और इस नागफनी के आकार वाली जो गुफा है, माना जाता है कि उत्तराखंड में जितनी भी गुफाएं हैं
जहां जहां से आपने प्रागैतिहासिक साक्ष्यों को खोजा, उनमें अगर पहली बार गुफाओं के माध्यम से खोज करके हमारे बीच में लाया गया तो उसका संबंध भी आपकी किस गुफा से है? लाखोडियार से। तो अगर बाय चांस प्रश्न ऐसा बने कि उत्तराखंड में शैल चित्रों के माध्यम से जो जानकारी प्रागैतिहासिक काल को लेकर के हुई, उनमें पहली जानकारी किस गुफा से प्राप्त होती है? तो पहली खोज हमको जिस गुफा की मिलती है वो आपकी लाखोडियार। लोकेशन ध्यान रखना, अल्मोड़ा। अब नागफनी के आकार वाली इस गुफा के अंदर आदिमानवों ने या मानवों के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। जब हम उस गुफा में जाते हैं तो हमको कुछ चित्र मिले हैं बने हुए, और जो चित्र उसमें बने हुए हैं उसमें रंगों का जो प्रयोग हुआ है वो हरा रंग भी है ना, काला रंग भी उसमें यूज किया गया है। ठीक, आपको इसी गुफा से सफेद रंग के चित्र भी प्राप्त होते हैं, लाल रंग में भी यहाँ पर चित्रों का उल्लेख मिला है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जो रंग हैं, उन रंगों में जो चित्र हैं वो चित्रों को बनाया गया है मानवों के माध्यम से। लेकिन चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है? चित्र में जो प्रदर्शन किया गया है वो ये है कि मानव को अकेले नृत्य करते हुए भी दिखाई गया, वो अकेले डांस कर रहा है। और अकेले भी नहीं, इसके अतिरिक्त जो ग्रुप डांस है, समूह में ये लोग क्या कर रहे हैं? नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ इस प्रकार से आपके पास चित्रों की जानकारी इस गुफा से मिली। तो लाखोडियार से मैंने कहा कि सामूहिक नृत्य करते हुए मनुष्यों के चित्र मिले हैं, और इसी गुफा से हमको एकल यानी सिंगल मनुष्य जो है वो नृत्य करता हुआ भी दिखाई गया है। तो सामूहिक और अकेली कंडीशन में जो नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं वो अल्मोड़ा की लाखोडियार से मिले। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल इसी गुफा से डांस करते हुए चित्र मिले हैं, उत्तराखंड के अलग अलग लोकेशन से हमको इस प्रकार के साक्ष्य मिल जाते हैं। अब इस लाखोडियार की और खासियत क्या है? जब हम लाखोडियार को पढ़ते हैं और ब्रीफली, तो लाखोडियार के बारे में जानकारी ये हाथ लगती है कि 1972 के समय काल में उत्तराखंड में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है यशवंत सिंह कटोच। अभी लेटेस्ट इस साल उनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो यशवंत सिंह कटोच क्या करते हैं कि 1972 के समय काल में इस गुफा में गए, इस क्षेत्र की स्टडी करी, और उस व्यक्ति को यहां से 7 मानवों की बनी ताम्र आकृतियां प्राप्त होती है। तो 7 मानवों की ताम्र आकृतियां यशवंत सिंह कटोच को इस गुफा से 1972 में मिली। लेकिन मैंने कहा कि एमपी जोशी नाम के जो कैरेक्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर जो शैल चित्र हैं, उन शैल चित्रों की खोज किस वर्ष करी थी? तो ध्यान रखना वो टाइम पीरियड सन 1968 का होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? जुड़ते हुए चलना। ठीक है, चैनल को फॉरवर्ड भी करते हुए चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी है ये सारी की सारी कनेक्टेड है किस गुफा से? तो मैंने कहा वो गुफा आपकी लाखोडियार है, सुयाल नदी के किनारे पड़ेगा। एमपी जोशी के माध्यम से इस प्रकार की गुफा के जो सोर्सेस है, या मैं कहूं कि वहां से जो एविडेंसेस मिले हैं वो खोजने का श्रेय जाता है एमपी जोशी को। इस गुफा का आकार है नागफनी के समान। 1972 में यशवंत सिंह कटोच ने यहाँ से 7 मानवों की ताम्र आकृतियां ढूंढी। यहाँ जो चित्र मिलते हैं वो अकेले नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, और न सिर्फ अकेले हैं बल्कि सामूहिक रूप से वो डांस भी करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसी जानकारी मिलती है कि इनके अलावा इस गुफा में जानवरों के चित्रों का भी कलेक्शन है। तो जानवरों के चित्र है, मानवों के चित्र है, मानव ग्रुप में डांस कर रहा है, मानव अकेले भी डांस कर रहा है। ये विशेषता लाखोडियार की। अब ये जो लाखोडियार है, इस लाखोडियार को लेकर के हमारे बीच में एक प्रश्न आता है भीमबेटका से। अब ये भीमबेटका क्या? तो भारत देश के मध्य प्रदेश नाम का जो राज्य है, उस मध्य प्रदेश नाम के राज्य में एक गुफा पड़ती है जिसका नाम है भीमबेटका। तो कहते हैं कि जिस तरीके से भीमबेटका से हमको चित्र या एविडेंस मिले हैं, उसके हूबहू उत्तराखंड से हमको लाखोडियार से प्राप्त हुए। तो हम ऐसा लेकर के चल सकते हैं कि लाखोडियार की तुलना अगर किसी गुफा के साथ अन्य रूप से करी जाती है तो वो गुफा आपकी भीमबेटका। और प्रश्न अगर ऐसा बने कि भीमबेटका के समान उत्तराखंड की किस गुफा की विशेषता या समानता मिलती है, तो फिर आपका जवाब लाखोडियार बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी कनेक्टेड हैं किससे? ये लाखोडियार से, और लाखोडियार से इतने फैक्टों को आपने याद रखना है। चलिए, अब इस उत्तराखंड के अल्मोड़ा नाम के जिले में लाखोडियार को तो हमने पढ़ा,
लेकिन लाखोटियार के अलावा जो जो चीजें हैं यहां संबंधित है आपकी फल सीमा के साथ। अब फल सीमा की खासियत क्या है वो देखते हैं जरा। जब हम इस फल सीमा की बात करते हैं तो फल सीमा की विशेषता ये है कि इस स्थान से हमको जो है वो कुछ विशेष प्रकार के चित्र मिले हैं, और चित्र ऐसे जिसमें मानव को योग करता हुआ दिखाई गया। हम जब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में भी आपको कुछ इस प्रकार के एविडेंस मोहनजोदड़ो नाम की लोकेशन से मिलती है। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं कि उत्तराखंड के क्षेत्र से जो योग करते हुए मानव के चित्र हैं वो अगर किसी स्थान से प्राप्त होते हैं तो वो क्षेत्र आपका फल सीमा। लाखोटियार तो मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन फल सीमा को लेकर के ध्यान रखना कि अगर पूछे कि योग करता हुआ मनुष्य के चित्र हमको कहां से प्राप्त होते हैं तो योग करते हुए मनुष्य के चित्र फल सीमा से प्राप्त हुए। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चैनल को शेयर भी करते रहना है। इट्स मी प्रणाम। चैनल को शेयर भी करते रहना। अब इस फल सीमा के अलावा एक पड़ाव इस क्षेत्र अल्मोड़ा में मिलता है जिसका नाम है लोयथाप। लोयथाप के अलावा एक जगह पड़ती है पेटशाल, पेटशाल के अलावा फड़कानौली, फड़कानौली के अलावा हटवाल, और हटवाल के अलावा कसार देवी। यानी अल्मोड़ा नाम के जिले में ये क्षेत्र भी है जहां जहां से एविडेंस आपको मिल जाते हैं। इनमें से एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है लोयथाप। अब लोयथाप की खासियत क्या है और कहां से प्रश्न बन सकते हैं तो वो समझना। अगर मैं लोयथाप की बात करूं तो लोयथाप के क्षेत्र से हमको कत्थे रंग से जो चित्र है वो चित्र बनाए हुए मिल जाते हैं। किसी किसी किताब में आपको कत्थई शब्द के स्थान पर लाल रंग भी लिखा हुआ मिल जा सकता है, तो कत्थई भी मिल सकता है, लाल रंग भी मिल सकता है। लेकिन जो कत्थई या लाल रंग में चित्र बने हुए हैं इस गुफा के अंदर, उसमें बताया क्या गया है या क्या दर्शाया गया है, तो ध्यान रखना कि उसमें मानवों को यानी मानवों के हाथ में कुछ विशेष प्रकार के जो हथियार हैं उन हथियारों को दिखाए गए हैं। तो हथियार या औजार के साथ मानवों को अगर किसी स्थान में एक तरीके से दर्शाने का उल्लेख मिलता है तो वो क्षेत्र आपका लोयथाप से। दूसरा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा नाम के जिले में एक जगह पड़ती है पेटशाल और एक जगह पड़ती है फड़कानौली। मैं दोनों लोकेशंस को एक साथ डिस्क्राइब कर लेता हूं, ठीक है। अब क्यों मैं दोनों जगहों को एक साथ डिस्क्राइब कर रहा हूं उसके पीछे भी रीजन है, ठीक। हाँ, नृत्य भी करते हुए मिले हैं, डांस लगभग आपको हर गुफा से जो चित्र मिले हैं उसमें मैक्सिमम जगह पर आपको डांस करते हुए जो मानव है उनके चित्र मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। अब देखो कि लोकेशन दो अलग अलग है अल्मोड़ा की, उनमें से एक लोकेशन का नाम है पेटशाल, ठीक। और पेटशाल के अलावा एक दूसरी पड़ाव या दूसरा लोकेशन आता है, इस लोकेशन का नाम है फड़कानौली। अब क्या खास है इन दोनों में, तो इन दोनों लोकेशनों में खासियत ये है कि अगर मैं दोनों की खोजकर्ता की बात करूं तो इन दोनों प्रकार की गुफाओं से जो चित्रों को खोजने का काम करा है वो श्रेय जाता है यशोधर मठपाल को। यशोधर मठपाल वही व्यक्ति हैं जिनको उत्तराखंड के क्षेत्र में हम लोग वेदव्यास के नाम से पुकारते हैं। तो इनको उत्तराखंड का हम लोग क्या मानते हैं, वेदव्यास के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने क्या करा कि फड़कानौली नाम की जो लोकेशन है, इस फड़कानौली की लोकेशन में जाकर के जो खोज करी थी वो खोज हुई थी आपकी एविडेंसों को लेकर के 1985 में। और इसी व्यक्ति ने फड़कानौली के अलावा पेटशाल के क्षेत्र में जाकर के जो एविडेंस खोजे थे वो एविडेंस खोज करके निकाले थे 1989। तो दो इंपॉर्टेंट पड़ाव, उनमें से मैंने कहा एक पड़ाव है पेटशाल, एक पड़ाव है फड़कानौली। फड़कानौली से आपके यशोधर मठपाल ने जो एविडेंस खोजे थे वो 1985 के समय के हैं, और इसी यशोधर मठपाल नाम की व्यक्ति ने 1989 के समय काल में पेटशाल के क्षेत्र में जाकर के जो एविडेंस है उन एविडेंसों को खोज करके निकाला। तो दो जगहों को आप याद रखना, पेटशाल फड़कानौली, और दोनों नाम की या दोनों इस प्रकार की लोकेशन को खोज कर हमारे बीच में लाने वाले व्यक्ति आपके यशोधर मठपाल हैं। अब खोजने का मतलब ये है कि जो एविडेंस वहां से मिले, ठीक है, एविडेंसों को खोजने की बात हो रही है, ना कि जगहों को खोजने की। अब इसी अल्मोड़ा नाम के जिले में हमारे पास जो और इंपॉर्टेंट पड़ाव है उनमें से एक पड़ाव का नाम है कसार देवी, ठीक, और एक पड़ाव का नाम है हटवाल। दोनों इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका कसार देवी। कसार देवी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब उत्तराखंड के इस क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की एंट्री होगी। अब देखना कि जो कसार देवी नाम का क्षेत्र है, इस कसार देवी की विशेषता ये रहेगी कि यहां से जो हमको एविडेंस मिले हैं
वो चित्रों के रूप में मिले, लेकिन चित्र ऐसे जिसमें आपके 14 नर्तकों को दर्शाया गया है। 14 ऐसे चित्र बने हैं जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल संख्या इन चित्रों की कितनी बताई, टोटल संख्या मैंने कहा इनकी 14 है। तो अगर बाय चांस प्रश्न पूछे कि 14 नर्तकों के चित्र कहां से प्राप्त हुए, तो फिर जवाब आपका कसार देवी। और ये कसार देवी आज मंदिर के रूप में हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में फेमस है। एक विशेष प्रकार की पहाड़ी पर है, हाँ, जिस पहाड़ी को हम लोग कश्यप के नाम से पुकारते हैं। बस ध्यान ही रखना कि अगर बाय चांस प्रश्न में कश्यप शब्द ना पूछे तो कश्यप के स्थान पर ये कासाई पर्वत भी पूछ सकता है। तो प्रश्न चाहे कासाई पूछे चाहे कश्यप पूछे कि किस पहाड़ी पर आपका कसार देवी का मंदिर है, तो कश्यप भी प्रश्न में आ सकता है और आपका कासाई भी आ सकता है। तो कश्यप कासाई के ऊपर है कसार देवी का मंदिर, जहां से आपको 14 क्या मिले हैं, नर्तकों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि उत्तराखंड के इस अल्मोड़ा नाम के जिले में एक पड़ाव पड़ता है, इस पड़ाव का नाम है हटवाल। हालांकि हटवाल के अलावा कई सारी लोकेशंस हैं, जैसे आप बात करो बगवाली पोखर की, है ना, इस बगवाली पोखर के क्षेत्र से भी आपको चित्र मिलते हैं। बगवाली पोखर के अलावा अगर आप चलो तो हमको द्वाराहाट के क्षेत्र से भी कुछ विशेष प्रकार के कपमाक्सों का उल्लेख मिल जाता है। ठीक, हटवाल के क्षेत्र से संबंधित आपको एविडेंस ऐसे मिले हैं, तो जो मिले हैं वो ये है कि घोड़े के संबंध में जो साक्ष्य है वो साक्ष्य हमको हटवाल से मिले। बगवाली पोखर से सामान्य शैल चित्र मानवों के पशुओं के साथ मिले हैं। द्वाराहाट के क्षेत्र से अगर देखें तो यहां से कपमाक्सों को खोजने का उल्लेख मिला, और जो कपमाक्स इस क्षेत्र से खोजे गए हैं वो समयकाल 1877 का है। 1877 में यहां पर एक व्यक्ति पहुंचे थे जिसका नाम है रिवेट कॉर्नेक। ठीक है, तो रिवेट कॉर्नेक के माध्यम से इस क्षेत्र से लगभग 200 कपमाक्स खोजने की जानकारी मिलती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, द्वाराहाट ध्यान रखना है, बगवाली पोखर ध्यान रखना है, हटवाल ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे पास कसार देवी है, 14 नर्तकों के चित्र हैं, जो कश्यप या कासाई नाम के पर्वत पर स्थित पड़ता है मंदिर। इसके अलावा मैंने कहा मल्ला पेनाली नाम याद रख लेना, इस बार पीसीएस के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, और हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें लाखोडियार आया था। लाखोडियार के अलावा फलसीमा है, फलसीमा के अलावा लोयथा, पेटशाल, फड़कानौली, हटवाल, कसार देवी, ये सारी की सारी लोकेशंस आपकी अल्मोड़ा नाम के जिले में है। तो मैंने आज आपको एक बेसिक सी जानकारी अल्मोड़ा जिले और प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित रखी है, और इस सीरीज को मैं भी फिलहाल तो कंटिन्यू रखूंगा कुछ दिन। तो आज मैं क्या कर रहा हूं कि इस टॉपिक को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूं। बाकी जो भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी है वो मैं आपको रोज इसी समय यानी 5 बजे के टाइम पीरियड में जानकारी दूंगा। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना है। फिलहाल तो हम इसी जो टॉपिक है इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वो कहीं जो देखते हैं ना, वो सर आपको ना, हाँ,